So hello everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So today we are covering the lesson number 9 of JRMC Corporate Governance and Other Stakeholders. In that we have got one question which is recognition of stakeholder concept in law. If you see that particular thing, the recognition of stakeholder in concept in law, in that under that we have got UK Companies Act 2006 क्या बोल रहा है. Then we have got यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2018 क्या है. एंड देन वी गॉट यूएई का कोड गवर्नेंस कोड क्या है, चाइना का क्या है, साउथ अफ्रीका का क्या है. सो वी आर कवरिंग द फर्स्ट टॉपिक इन दैट and we are covering under the UK Companies Act क्या है firstly in this video and under the UK Corporate Governance Code 2018 क्या है in a simplified manner. So here we go. Recognition of stakeholder concept in law under the Companies Act 2006. Section 170 ये UK का है under the UK Companies Act 2006. तो under UK Companies Act 2006 covers from section 170 to 177. 170 बोल रहा है scope and nature of internal scope and nature of general duties of director. Scope and nature of general duties of director. तो general duties of director as per UK Act cover हो रहा है 171 से लेके 177 तक. Owed by director. Person ceases to be director. Person जो director ceases to be director but subject to 175 that is duty to avoid conflict of interest. मतलब वो सीज हो रहा है, डायरेक्टर हो चुका है, अब खत्म हो चुकी है उसकी ड्यूटी, स्टिल ही इज सब्जेक्ट टू द ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. विथ रिगार्ड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन ऑफ विच द एट द टाइम ऑफ बिकम लाइक एट द टाइम ही वॉज डायरेक्टर ही वॉज अवेयर ऑफ इट एंड नाउ ही इज मिस यूजिंग इट, तो ऐसा नहीं चलेगा. जनरल ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन कॉमन लॉज रूल एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल also applicable to shadow director. Section 172, which is duties to promote success of the company. It is the duty of the director to promote the success of the company. So director must act in a good faith to promote success of the company. Director has to look after consequences of decision in long, मतलब कि long आप जो decision ले रहे हो long run में उसका consequences क्या है, employees का interest क्या है, उस पर भी workout करो, business relationship with other suppliers क्या है, कंपनी मेंटेनिंग अ रेपुटेशन फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट. तो ये सारी चीज़ बेसिकली कंपनी को प्रमोट करती है लॉन्ग रन के लिए एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू लुक आफ्टर दैट. सेक्शन 173 ड्यूटीज टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट. ड्यूटी टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट विद रिगार्ड टू वर्ड. हाउएवर ड्यूटी नॉट इन्फ्रिंज, मतलब ये ड्यूटी इन्फ्रिंज नहीं होगी इन केस वो एज पर दी कंपनीज एग्रीमेंट के हिसाब से कर रहा है कोई चीज़ या फिर ऑथोराइज बाय कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली ये चीज़ बोलने की कोशिश ये हो रही है कि डायरेक्टर हैज़ टू एक्सरसाइज द इंडिपेंडेंट जजमेंट. डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट जजमेंट देना है, लेकिन ये वाला जो राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं होगा. कब? दो सिचुएशन में, कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से डायरेक्टर कोई काम कर रहा है या ऑथोराइज है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अपने एओए में ऑथोराइज है. यहाँ पे एओए नहीं होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट्स अ यूके कंपनीज एक्ट 2006 राइट. Then we have got section 174, duty to exercise reasonable care, skill and due diligence. Director must exercise those. Section 175, duty to avoid conflict of interest. Now this is important. Duty to avoid conflict of interest. Director must avoid a situation जो कि directly indirectly has interest that conflicts with company's interest. तो director has to avoid such situation जहाँ पे directly या indirectly director का कोई interest है that conflicts with the company interest. मतलब डायरेक्टर का इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट आर गोइंग इन अपोजिट वे, तो डायरेक्टर को ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऐसा सिचुएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवॉइड करना है. इन रिलेशन टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी या फिर इन्फॉर्मेशन, ठीक है. ड्यूटी नॉट अप्लाइड अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, मतलब ये ड्यूटी आपका अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी ने बोला है ऐसे कोई अरेंजमेंट या कोई ट्रांजैक्शन किया है. एंड ड्यूटी इज नॉट इन्फ्रिंज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन. ए, सिचुएशन के नॉट रीजनेबली भी रिक्वायर्ड टू लाइकली टू गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन के नॉट रीजनेबली भी रिक्वायर्ड टू एज लाइकली टू गिव राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा सिचुएशन जो बेसिकली राइज अप नहीं कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है चलेगा. मैटर्स ऑथोराइज बाय डायरेक्टर, मैंने क्या पढ़ा कि ड्यूटी इज नॉट इन्फ्रिंज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, मतलब ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टर का इंटरेस्ट एंड कंपनी का इंटरेस्ट शुड नॉट गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हाउएवर ड्यूटी इज नॉट इन्फ्रिंज, मतलब ये ड्यूटी
हम अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो चलेगा, कौन सा सिचुएशन में मैटर, मतलब ऐसे कोई मैटर्स जो डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया या फिर सिचुएशन जो राइज अप नहीं करे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। ऑथोराइजेशन कैन बी गिवन बाय डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इनवैलिडेट नहीं होना चाहिए वो चीज़ें। पब्लिक कंपनी है तो हैज सच ऑथराइजेशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑथराइजेशन इफेक्टिव ओनली, अगर ये ऑथराइजेशन जो डायरेक्टर दे रहा है ये ऑथराइजेशन इफेक्टिव तभी होगा जब कोरम का जो रिक्वायरमेंट है वो मेट है एंड मैटर्स अग्रीड बाय वोटिंग। 176 duties not to accept benefit from third party. So basically as per the UK Companies Act 2006, it is a duty of a director to not to accept benefit from third party, then conferred by reason of he is being a director and he is doing or not doing an act as a director. मतलब वो कुछ कर रहा है एंड इन कैपेसिटी ऑफ कुछ नहीं कर रहा है एज अ डायरेक्टर, तो मतलब ड्यूटी नॉट टू एक्सेप्ट बेनिफिट फ्रॉम थर्ड पार्टी. सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर टू नॉट टू एक्सेप्ट बेनिफिट फ्रॉम थर्ड पार्टी कन्फर्ड बाय रीजन ऑफ ही इज बीइंग अ डायरेक्टर. मतलब वो रीजन है क्यों नहीं ले रहा है थर्ड पार्टी का, बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर एंड इज डूइंग एन एक्ट और नॉट डूइंग एन एक्ट बीइंग अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर. Benefits received by director on behalf of company are not conferred by third party. ठीक है, I hope it's visible. चलो, I hope it's visible now. Duty is not infringed if situation cannot reasonably be regarded as likely to give rise to conflict of interest. ये लाइन ना बार बार आ रही है, देखो. Situation cannot reasonably regarded as likely to give rise to conflict of interest. तो ये लाइन याद ही कर लेना, 4-5 बार ही आई है. Then duties, section 177, duties to declare interest in proposed transaction. मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो ही हैज़ टू डिक्लेयर हिज इंटरेस्ट टू द अदर डायरेक्टर्स एंड कोई इनएक्यूरेट आपने डिक्लेरेशन दी है तो आप उसको फर्दर डिक्लेरेशन दो. नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब डायरेक्टर को रिक्वायरमेंट नहीं है डिक्लेरेशन देने की ऑफ हिज बीइंग इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर प्रपोजल. अगर इफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर को पता ही नहीं है, इफ डायरेक्टर नॉट अवेयर प्रोवाइडेड, मतलब डायरेक्टर अवेयर नहीं है प्रोवाइडेड ऐसे कुछ रीजनेबली ग्राउंड होते हैं जिसमें डायरेक्टर को पता हो या ना पता हो, हम मानेंगे कि डायरेक्टर हैज़ टू हैव द रीजनेबली हैज़ टू हैव दिस इन्फॉर्मेशन. इन दैट हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप अवेयर नहीं थे. डायरेक्टर नॉट टू डिक्लेयर द इंटरेस्ट अदर डायरेक्टर, मतलब कि बाकी के डायरेक्टर को ऑलरेडी पता है वो चीज़. कैन नॉट रीजनेबली भी रिगार्डेड एज लाइकली टू गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आई टोल्ड यू 4 से 5 बार आया. एक तो ये बार यहाँ पर आया है, फिर बीच में एक बार यहाँ पर है, फिर एक और बार यहाँ पर है, आगे भी है. तो ये लाइन याद कर लोगे तो अच्छा है. लाइन इज़ व्हाट, सिचुएशन या ड्यूटी कैन नॉट रीजनेबली बी रिगार्डेड एज लाइकली टू गिव राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. So now we are doing UK Corporate Governance Code 2018. Let's see what does it say. UK का जो Corporate Governance Code 2018 है वो फर्स्ट कौन से कमिटी ने उसको इस्टेब्लिश किया? तो कैडबरी कमिटी ने 1992 में उसको इस्टेब्लिश किया था. क्या? UK Corporate Governance Code. लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडा है ये इंडिया में कैडबरी कमिटी से ही आया है. कैडबरी कमिटी ने यूके में दिया था और वहाँ से अपनी किसी कमिटी ने इसको फॉलोअप किया है मॉडिफाई करके. सो वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश बाई यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो फर्स्ट इस्टेब्लिश बाई कैडबरी कमिटी इन 1992. डिफाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल. मतलब उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे कंपनी बाइंड टू फॉलो, मतलब कंपनियाँ डायरेक्टेड एंड कंट्रोल. कंपनी वो डायरेक्ट भी हो रही है कि ऐसी चीज़ें करनी है, आपको कंट्रोल भी हो रही है. बीओडी रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर रोल इन गवर्नेंस टू अपॉइंट डायरेक्ट. मतलब बीओडी तो है ही रिस्पॉन्सिबल टू फॉर गवर्नेंस, बट शेयर होल्डर का भी रोल है इन गवर्नेंस की अपॉइंट करो डायरेक्टर एंड ऑडिटर जो कि कंपनी को अच्छे से संभाल सके. कैडबरी रिपोर्ट वॉज अ रिस्पॉन्स टू मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट. मतलब कि इंटरनेशनली एक स्कैंडल हुआ था. Polypack International, a major UK company, went insolvent after years of falsifying financial report. तो Polypack International जो थी वो एक अच्छी खासी कंपनी थी. उन्होंने काफ़ी सालों तक फॉल्सीफाई किया था फाइनेंशियल रिपोर्ट को और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गई. उसके बाद कैडबरी कमिटी ने रिपोर्ट बनाई. So over the year the COGO that is Corporate Governance Code 2018 modified as per the need. ठीक है, over the year as per the need हमने उसको चेंज भी किया है.
द लिस्टिंग रूल रिक्वायर, जो लिस्टिंग रूल्स होते हैं कंपनी के, दैट रिक्वायर्स द कंपनी टू मेक अ स्टेटमेंट दैट कि ये जो कोको रूल्स है वो कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं उसके प्रिंसिपल्स को, विद वैलिड विच एनेबल शेयर होल्डर टू मेक वैलिड डिसीजन। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होता है तो शेयर होल्डर भी अपना वैलिड डिसीजन ले सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करना है यानी। रिपोर्टिंग सच एज स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग प्लस अदर रिपोर्टिंग इनेबल द शेयर होल्डर टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट कंपनीज कोगो पॉलिसीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज। तो अगर बेसिकली कंपनी अगर रिपोर्ट करी है ढंग से तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो शेयर होल्डर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे देख सकता है ना भाई कि कंपनी कितनी अच्छी कितने पानी में। देन वी हैव गॉट द पॉइंटर्स हियर, ये अभी तक हमने किया था यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2018, अभी उसके पॉइंटर्स है विच इज बोर्ड लीडरशिप एंड कंपनी का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल। सक्सेसफुल कंपनी लेड बाय, जो सक्सेसफुल कंपनी उनको कौन चलाता है, बेसिकली जो अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही, हु प्रमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस जनरेट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर प्लस कॉन्ट्रीब्यूट टू वाइडर सोसाइटी। मतलब जो अच्छे इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो सक्सेसफुल कंपनी उनका सक्सेसफुल कंपनी होने का राज ही है कि उनके पीछे इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। दे प्रमोट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड जनरेट करते हैं वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू वाइडर सोसाइटी। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस ओवर हियर. Then board to ensure that resources are adequate for company's performance, effective management with shareholder, company policies are inconsistent with company's value and support long term growth. ये क्या बोल रहा है कि board has to ensure that कि रिसोर्सेज आर एडिक्वेट फॉर कंपनी को परफॉर्म करना है। तो भाई कंपनी को जो रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको अवेलेबल करके दो, है नहीं है वो चेक करो। इफेक्टिव शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी का इफेक्टिव एंगेजमेंट है, कंपनी जो पॉलिसी है वो कंपनी की वैल्यू के साथ मैचअप हो रही है एंड सपोर्ट करिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। सो दिस इज नथिंग बट बोर्ड लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस। देन वी हैव गॉट ए डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्या है बोलने की कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल। सो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है कल्चर ऑफ ओपननेस एंड डिबेट को। when we are saying division of responsibilities, so this culture is promoting the culture of openness and debate, should include appropriate combination of executive director non executive director, that no individual group, मतलब देखो ना क्या बोला, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दो, जो नॉन एग्जीक्यूटिव का काम है उसको दो, ताकि कोई भी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेट ना करे बोर्ड के डिसीजन को। बोर्ड के डिसीजन को डोमिनेट करने वाला कोई नहीं चाहिए, इसलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, डिवीजन कर दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कंपनी। board supported by CS to ensure that it has policies, information, time, resources to function effectively. ठीक है, फिर है कंपोजिशन, सक्सेशन एंड एवेल्युएशन। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड है या सक्सेशन ऑफ बोर्ड है, सब्जेक्ट टू कि ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रखो और बेस्ड ऑन मेरिट। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे दोस्त का बेटा है तो मैंने इसको कंपनी में रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन मेरिट उसकी आप उसकी काबिलियत देख के उसको नौकरी पे रखो। प्रमोट फिर क्या है, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर। मतलब आप नौकरी पे रख रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं हिंदू हूँ तो हिंदू को ले रहा हूँ, मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम को ले रहा हूँ। आप प्रमोट करो ना डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर, गर्ल्स को भी रखो, बॉयज़ को भी रखो नौकरी पे, सोशल कल्चर के हिसाब से, एथिकल बैकग्राउंड चीज़ें वगैरह देख के। इंडिविजुअल एवेल्यूएशन टू बी डन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी बंदा काम का ही नहीं है, आपने उसका जीके चेक ही नहीं किया, आपने चेक ही नहीं किया कितना कॉन्फिडेंट है। तो इंडिविजुअल एवेल्यूएशन हैज़ टू बी डन बिफोर द अपॉइंटमेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सपर्टाइज कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द ईच डायरेक्टर। ऑडिट रिस्क एंड आईसी, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, तो बोर्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज to satisfy itself on integrity of financial statement. ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल पे यूके ने कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिया है, यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है दैट सेज ऑन ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कि बोर्ड टू इस्टेब्लिश, मतलब बोर्ड हैज़ टू इस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ये सेटिस्फाई करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। बोर्ड टू इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू मैनेज रिस्क एंड ओवरसी इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, मतलब बोर्ड का ड्यूटी है समवेयर और दी अदर की इस्टेब्लिश कर, मैनेज देख की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी रख, ओवरसी कर कि इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को कैसे करना है। ऑडिट कमिटी शेल लुक आफ्टर फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, दैट हैज़ बीन डन बाय ऑडिट कमिटी इटसेल्फ। रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, नाउ नो डायरेक्टर शुड, मतलब डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि मैं ही देखूंगा मुझे कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। नो डायरेक्टर शुड इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग देयर ओन रेम्यूनरेशन आउटकम। मैं कल को किसी कंपनी की डायरेक्टर बनती हूँ, लेट्स से रोशनी लिमिटेड है, मैं रोशनी लिमिटेड की डायरेक्टर बन रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं मेरा रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड करूंगी, मैं देखूंगी कैसा रेम्यूनरेशन निकालना है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा।
ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग पॉलिसीज ऑन एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बताऊँ कि रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा. डायरेक्टर टू गिव इंडिपेंडेंट जजमेंट वाइल ऑथोराइजिंग रेम्यूनरेशन आउटकम टेकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनटू कंसिडरेशन. मतलब डायरेक्टर जब रेम्यूनरेशन डिसाइड करे तो ये भी तो देखो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना उसको रेवेन्यू देने की ज़रूरत है, कितना उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ नथिंग बट वी आर डन विद अवर फर्स्ट सेशन which is recognition of stakeholder concept in law under UK Companies Act 2006, and that is also like done within 15 minutes. So any which ways, if you like it, you can subscribe the video and stay subscribed for further new videos coming up.